नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। हमारा एक खास शो है जिसका नाम है शख्सियत, और आज शख्सियत के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं बीजेपी की ओर से अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए कल सिंह भाबर साहब। झाबुआ जिले की थांदला से वो 2 बार विधायक रहे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको प्रदेश बीजेपी ने दी है। तो कई मुद्दे हैं हमारे पास जिनसे हम उनसे चर्चा करेंगे। कल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको पहले बहुत बहुत बधाई, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कैसे देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को, क्योंकि पार्टी ने आप पे एक बहुत बड़ा भरोसा किया है, खासकर तब जब ऐसे संगठन सक्रिय हैं आदिवासी इलाकों में जो ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, 5वीं अनुसूची लागू करें। ये कुछ विधर्मियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये संगठन तैयारी कर रहा है और वो तैयारी विफल हो जाएगी। आदिवासी हिंदू नहीं है कहना गलत है। आदिवासियों के द्वारा ही हिंदुत्व स्थापित हुआ है। इनके जनक आदिवासी प्रमाण सहित, और आदिवासियों की रीति नीति, इनकी धार्मिक पूजा पद्धति ये हिंदू पद्धति ही है। इनको झुठला नहीं सकते। जयस ऐसे विदेशियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करके इस समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, और समाज को तोड़ के इस देश को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ के धर्म को तोड़ना चाहते हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है या समाज टूटा है, तब तब देश टूटा है, मगर ये षड्यंत्र हम यहाँ सफल नहीं होने देंगे। तो कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है कि कैसे आप पहुंचेंगे आदिवासियों तक, उनके गांव फलियों में, और उनको ये बात समझाएंगे? मैं प्रत्येक जो मध्य प्रदेश में 47 विधानसभाएं हैं, वहाँ प्रत्येक विधानसभा में जाकर मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो आज़ाद मोर्चे का जो दायित्व मुझे मिला है, उस संगठन के माध्यम से प्रत्येक गांव में मैं 20-20 कार्यकर्ता तैयार करूँगा। चाहे मुझे पूर्णकालिक निकलना पड़े, पूरा समय विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में देना पड़े, मैं दूंगा, और वहाँ से मजबूती प्रदान करूंगा मैं। चर्चा ये भी है कि कुल जो 47 सीटें हैं उनमें 32 सीटों पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी, और ये माना गया था कि जयस और उनके सहयोगी संगठनों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया और जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। तो क्या ये माना जाए कि आपको जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी को आपसे उम्मीद है कि पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन यानी 2018 के पहले का, जब आप 47 में से 30, 35, 38 तक सीटें जीता करते थे, वो दोहरा लेगी? निश्चित दोहराएंगे। अभी जिस प्रकार का हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, आदिवासी ऐसा है, आदिवासी ऐसा है, मैं असलियत हमारे आदिवासियों को, भाइयों को बताऊंगा। और आज तकरीबन जयस 20% बची है, यहाँ ख़त्म होने जा रही है। आदिवासी जब भरोसा करता है और आदिवासियों के साथ धोखा होता है, आदिवासी जब भरोसा टूट जाता है, फिर आदिवासी अपना निर्णय एक तरफा लेता है। जयस से भरोसा टूट चुका है। जयस ने आदिवासियों को बरगला कर जयस को खड़ा करने का कोशिश करी और फिर कांग्रेस को समर्थन कर दिया। आज पूरी तरह से हमारा आदिवासी बंधु समझ गया है। आदिवासी पहले अनपढ़ हुआ करता था, मगर वो हिंदुत्व का कट्टर था। आज पढ़े लिखे लड़के जो अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, वो ज़रूर बरगलाने का काम कर रहे हैं, मगर उनको भी मैं आदिवासी क्या है ये समझा रहा हूँ। आदिवासी वो चीज़ है जो यहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई। आज हम टांटिया मामा कहते हैं। टांटिया मामा उसको नाम क्यों दिया? वो हमारे जो भगवान राम के पहले से 500 साल पूर्व से हमारा धर्म और आदिवासी धर्म, हिंदू धर्म, इनसे नाता है। ये हमारा एक दूसरे से नाता है। ये मामा को ऐसे नहीं कह रहे। राजस्थान में मामा कहते हैं आदिवासियों को, गुजरात में काका कहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क। हमारी एक दूसरे से संबंध हैं पूर्वजों से, वो टूट नहीं सकते। इनको हमारे आदिवासी समझ जानते नहीं हैं। और
यहाँ जो भी परंपराएं करते हैं, जो भी रीति रिवाज करते हैं, उसके पीछे हेतु क्या है, ये मैंने सारी किताब लिखी है। अभी मैं उस किताब को अभी विमोचन करने वाला हूँ मैं, और प्रत्येक बंधु को समझाऊंगा कि हम कहाँ से पैदा हुए, कहाँ पहुँचे हैं। अभी आपने एक चीज़ बोली कि ये विदेशी षड्यंत्र है, तो क्यों विदेशी लोग ये षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं आपके इस अनुसार? देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म को बांटना चाहते हैं, हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं। और जब जब हिंदू धर्म बटा है, इस देश में हानि हुई है। और कहा है, जब जब धर्म के ऊपर हानि हुई है, तब तब किसी ने जन्म लिया है। तो यहाँ निश्चित आदिवासियों में ऐसा कोई जगेगा जो इस देश को पार्टी पुनः ने एकत्रित आपको करेगा। अर्जुन बना दिया है। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि आपने जैसे कहा कि आपकी पार्टी, कई लोग कहते हैं कि जेएस बी टीम है कांग्रेस की, तो इसके पीछे क्या आधार होता है ऐसा कहने के पीछे? जेएस हमने देखा है, अभी जेएस खड़ी हुई थोड़ी बहुत और कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, तो मानते हैं बी टीम है। अच्छा, एक चर्चाएं ये भी है, हालांकि पार्टी की ओर से नहीं है, कि ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी दो चीज़ें करवाना चाहती है आपसे। एक तो जो खोई हुई प्रतिष्ठा है ट्राइबल्स के बीच में, जो सीटें हैं वो फिर से हासिल करना, और दूसरा रतलाम लोकसभा क्षेत्र के लिए उनको एक आपके रूप में उम्मीदवार मिल जाएगा। नहीं, मैं पूर्ण रूप से संगठन, पार्टी ने जिस प्रकार के मुझे भरोसा करा है, मैं एक पहले से संगठक हूँ और संगठन से निकला हुआ हूँ। मैं वैसा, जैसा मैंने पुलिस से इस्तीफा देकर मैं निकला था और गांव-गांव में जाकर एक संगठन खड़ा करा था, उस संगठन तो पुनः इस धरातल पर देखना चाहता हूँ। पार्टी ने भी वही सोचकर मुझे जवाबदारी दी। हाँ, तो पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा अगर आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे? मैं संगठन खड़ा करूँगा साहब, सांसद तो पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दे दी तो? नहीं, पार्टी जैसा तय आदेश करेगी, मगर उसके पहले जवाबदारी मेरी है, मैं संगठन खड़ा करूँ। अच्छा, ये लोग, आप लोग अक्सर कहते हैं, आपकी सरकार कहती है, मंत्री कहते हैं कि हमने ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया, सड़कें, बिजली, आधारभूत संरचनाएं। तो ये चीज़, क्या आप जब चुनाव आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि एक बूथ पे 10 यूथ, लेकिन इन योजनाओं को समझाने के लिए वो 10 यूथ कहाँ जाते हैं? आज मैंने अभी पहले कहा कि मैं हर बूथ पर 20 कार्यकर्ता तैयार करूंगा। मेरा पहला मकसद यही रहेगा, कोई गुट नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। हम 10 युवाओं को, 20 युवाओं को उस बूथ पर तैयारी करके कट्टरता से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, आप और वहाँ थे, मैं पुलिस में था, तब देखा हमने गांव में क्या स्थितियां थी। 2003 के पहले कैसी परिस्थितियां थी। यहाँ के लोग कांटे लगाकर मजदूरी पलायन हो जाते थे, जहाँ आज इन पत्थरों में अन्न पैदा हो रहा है, गेहूँ लहला रहा है यहाँ पर। ये प्रत्येक, मैं चुनाव में खड़ा हुआ था, मैंने ऐसे 10 घोषणाएं लिखी थी। उसमें कहा था, हर खेत को पानी देंगे, हर फलिए में रोड देंगे, हर फलिए में स्कूल, स्कूल में मास्टर, हर गांव में डॉक्टर देंगे, और समाज को भयमुक्त करेंगे। आज समाज भयमुक्त हो गया, समाज को किसी प्रकार की डर नहीं है। पहले समाज हर चीज़ से डरता था, समाज भूखमर की कगार पर था। एक सेमिनार हुआ था, पूरे प्रदेश से प्रोफेसर लोग आए थे और उन्होंने आदिवासियों के ऊपर एक लेक्चर दिया था। तो उन्होंने कहा था, आदिवासी, यहाँ के आदिवासी डकैत, लुटेरे, ऐसी परिकल्पना है। मैंने कहा नहीं, आदिवासी डकैत नहीं है, ना लुटेरा है। यहाँ आदिवासियों की मजबूरियाँ थी। तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कोई आदिवासियों के योजनाओं के ऊपर विचार नहीं था, उनका उत्थान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद आज गांव-गांव में जिस प्रकार का विकास किया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती। जिस उद्देश्य से अंत्योदय योजना, नीचे से व्यक्ति को खड़ा करना, जो गरीबी की दलदल में फंसा है उसका ऊपर बाहर निकालना, जो बहुत पिछड़ा है, अनपढ़ है, उसको पढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। लेकिन पलायन तो अभी भी हो रहा है, 2003 में भी होता था, अभी भी हो रहा है। पलायन आप देखें बहुत रुका है, बहुत। पूरे पूरे गांव खाली हो जाते थे पलायन में, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में। आज मेरे जैसे शौकिया लोग जाते हैं पलायन, नहीं तो आज हर व्यक्ति, हर घर में आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। पहले नहीं मिला करते थे, पहले गांव खाली हो जाते थे, पहले पूरे पूरे। और मैं सोचता था
जब मैं स्टेशन पे पानी बेचता था रेलवे में, छोटा सा था, 10 पैसे गिलास पानी बेचा मैंने, दातून बेचा मैंने ट्रेन में। और तब भीड़ इतनी आती थी, तो मैं सोचता था क्या नेता लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये समाज आज हमारा ऐसे कहाँ जाके रुकेगा, कैसे इसका भरण पोषण होगा, ऐसा विचार करता था मैं छोटा सा तब से। और तब से मैं नेतृत्व करता आ रहा हूँ। मैं पानी बेचने वालों के लड़कों को साथ हड़ताल करी थी, हम 15 पैसे गिलास करेंगे। तब लड़कों ने 3 दिन तक हमने पानी नहीं बेचा, ट्रेनों में पानी भर कर बैठते थे, और 15 पैसे जब तक नहीं बेचेगा कोई भी, हम नहीं करेंगे। ऐसे शुरू से। अच्छा, आप तो पुलिस की नौकरी में थे, मैंने देखा है आपको ड्यूटी करते हुए। क्या ऐसा मन में आया कि आपने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और संघ को ज्वाइन किया, फिर विधायक बन गए? 10वीं पढ़ रहा था और पुलिस की भर्ती निकली। मेरे बड़े भ्राता ने कहा कि पुलिस में भर्ती निकली तो फार्म भर दे। मैं 8वीं पास था, 10वीं परीक्षा नहीं दी थी मैंने। और भैया ने कहा कि फार्म भर दे। मेरे पास पैसा नहीं था फार्म भरने का, तो भैया गए और एक रकम थी भाभी की, वो रख कर पैसा लाए 500 रुपया और फार्म भरा। तो मैं खिलाड़ी था शुरू से, अखाड़े में जाता था, संघ शाखा तो नहीं देखी थी, अखाड़े में जाता था। तो मैं सारी खेल रहा, तो मैं खेल में गया तो पास हो गया, पुलिस में भर्ती हो गया। मैं परीक्षा नहीं दे पाया, 8वीं पास से ही भर्ती हो गया। फिर मैं बच्चों के साथ रहने लगा, हॉस्टल में जाता था बच्चों के साथ, कहीं कमरे पे रहते थे बच्चे, वहाँ जाता था। मेरे को बच्चों ने कहा सर आपको पढ़ना चाहिए, आपका बहुत दिमाग चलता है, हम पढ़ाएंगे आपको। बच्चों ने मुझे, जो 10वीं पढ़ते थे उन्होंने मुझे पढ़ाया। वहाँ कमरे, ड्यूटी के बाद कमरे पे चला जाता था, पढ़ता था। मैंने पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए पढ़ाई करी, और बीए करने के बाद नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के पीछे हेतु ये है, एक गिरफ्तारी वारंट निकाला था, एक बुज़ुर्ग था उसका, तो वो लेके आया, बोले साहब मेरा वारंट निकल गया, ये 10 रुपये लो और मुझे अगली तारीख दे दो। कोर्ट मुंशी था मैं, एसडीएम कोर्ट में, 10 रुपये ले लो। मैंने कहा बाबा मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तो उसने 15 रुपये निकाले, 20 रुपये आया, 25 आया, 30 आया, 35 आया, ऐसे करके 50 रुपये। बोले साहब अब नहीं है मेरे पास, ये कंडे बेच के मैंने इकट्ठे करे थे, और ये इतने ही पैसे, अब ज़्यादा नहीं है साहब। ये पुलिस वाला बैठा और पैसे नहीं ले, ये हो नहीं सकता। तो मैंने 50 रुपये मेरी जेब में रखे और उस बाबा को कहा तेरे बच्चे कितने हैं? तो बोले मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ने जाते? बोले बड़े बड़े, शादी हो गई। उनके बच्चे? बोले उनके 2 बच्चे हैं। पढ़ने जाते? बोले नहीं जाते। मैं उनको लेके गया बाज़ार में, और उनको एक एक पहाड़ा पट्टी, पहली की 2-2 किताबें और एक एक पट्टी, और पहले हम जो थैले आते हैं उसके जो थैली हुआ करती थी, वो 2 थैली ली, उनमें एक एक को दिया, बच्चों को पढ़ने भेजना, अगर पढ़ने नहीं भेजा तो मैं तेरे को गिरफ्तार कर लाऊंगा। ऐसा उसको धमकी देकर मैंने उनको वो पट्टी और ये सब लेके दिए। वो सारा सामान 45 रुपये में आ गया, और 5 रुपये बचे, हम दोनों ने चाय पी। 4 रुपये बचे, वो 4 रुपये के केले लिए, और उनको केले बच्चों को देना, और ये ऐसा करके मैंने उसको भेज दिया। मेरे मन में विचार आया, मैं अकेला नौकरी करूँगा, मेरा परिवार ही पालूंगा, मेरा घर बनाऊंगा, मेरे बच्चों की सुरक्षा करूँगा, क्यों ना मैं ऐसे गरीब समाज की, हमारे आदिवासी भाई भटक रहे हैं, आज इस प्रकार की नौबत आ रही है, मैं उनको क्यों नहीं सेवा करूं? आज से मैं नौकरी छोड़ दूं। ऐसा करके दूसरे दिन कोर्ट में गया, और वहाँ मैंने टाइप सीख रहा था मैं, तो टाइप में मैंने इस्तीफ़ा लिखा, और इस्तीफ़ा लिखकर एक लिफाफा निकला, उसमें डालकर कलेक्टर के ऑफिस के सामने एक बक्स रहती, तो उस बक्स में डाल के घर आ गया। घर आके मेरी माताजी को बताया, मैं माताजी नौकरी नहीं करूँ तो क्या? बोले कोई बात नहीं बेटा, आ जा। भैया को पूछा तो भैया ने भी यही जवाब दिया। मेरे पिताजी को पूछा तो पिताजी ने भी यही जवाब दिया। मैं घर आ गया, 1 महीना यहाँ घर रहा। फिर मेरे पास पत्र आया एसपी साहब के यहाँ से, आपने लिफाफे में पत्र द्वारा इस्तीफा लिखा है, वो पेश हुए। एसपी साहब के सामने पेश हुआ। एसपी साहब ने समझाया कि नौकरी लगती नहीं, मिलती नहीं है, आप नौकरी मत छोड़ो और करो नौकरी, फिर रिटायर हो जाओगे या आधे कंपलसरी रिटायर ले लेना। मैंने कहा साहब मैं 1 घंटा भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको अग्रिम वेतन जमा करना पड़ेगा। मेरे पास पैसा नहीं था, पत्नी के पास कुछ रकम थी,
रकम लेके आया, गिरवी रखी और 4,500 रुपया अग्रिम मैंने जमा कर दिया और तुरंत इस्तीफ़ा ले लिया मैंने। फिर क्या करूँगा कुछ सोचा नहीं। मैं ऐसे संघ की शाखा में वहाँ पुलिस में रहते हुए संघ से जुड़ गया था 1996 में, और 97 में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। 1996 में शाखा से जुड़ा था, तो फिर मैं नौकरी छोड़ के अब क्या करूं, तो ये धर्म का काम है, ये करना है, इसलिए मैं संघ कार्यालय गया। वहाँ मुझे प्रचारक मिले, वैभव जी और विजय जी दुबे, ये संगठन मंत्री बनकर उसी दिन आए थे। तो हमने थोड़ी देर वहाँ बैठे वार्तालाप करी। अब क्या करेगा तो मैंने कहा कुछ नहीं, नौकरी छोड़ दिया उससे। बोले तू धर्म का काम कर। ठीक है, धर्म का काम करूँगा। ऐसा करके मुझे संघ में जोड़ दिया। उस दिन से पूर्णकालिक निकल गया मैंने प्रथम वर्ष किया, द्वितीय, तृतीय। द्वितीय वर्ष में मेरे जो मुझे सिखाने वाले मेरे टोली शिक्षक जो थे वो सुहास जी भगत थे। अच्छा, इस पूरे आपके राजनीतिक जीवन में जो संघ के बाद आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, सबसे दुखद पल कौन सा आया आपके जीवन में, जब आपको लगा कि आपको कोई ऐसा फैसला करना पड़ा जिसमें आपको दुख हुआ, हालांकि वो बाद में आपने गलती सुधारी हो? मैंने ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। निर्दलीय आपको चुनाव लड़ना पड़ा था एक बार, बीजेपी ने। निर्दलीय तो मैं एक हमारे समाज में कहते हैं कि डोफना ही द्वारा उतर गया था मैं। कोई चुनाव जीतने या पार्टी को नुकसान करने ऐसा मकसद नहीं था, मेरी डोफा ही थी वो। और जीत गया? जीत गए और फिर से पार्टी में आ गए? फिर से पार्टी में आ गया। मगर अभी जो चुनाव लड़ा वो मेरा बहुत दुख भरा चुनाव था। किस बात का दुख है? पार्टी के अपने लोग बागी हो गए थे, और पार्टी के तो लोग होते रहते बागी। मेरा अपना परिवार कुटुंब से मेरा जो नुकसान हुआ। तो आगे जैसे आपने कार्य योजना बताई, पूरे 47 सीटों पे 89 ब्लॉक हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल बहुल है, वहाँ आप हर बूथ पे 20 स्वयंसेवक तैयार करेंगे। तो आपका जो विस्तार से जो दौरा कार्यक्रम है, अब यहाँ पे अभी शायद आप पश्चिमी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये इलाके हैं, श्योपुर का इलाका है। इस तरफ आपका क्या योजना है, कब तक आप अभी जाएंगे? मेरी माननीय वीडी भैया से और माननीय सुहास जी से बात हुई है। सुहास जी ने कहा कि जैसे वीडी भैया और सुहास जी वहाँ रहें तो सारे जो पूर्व पदाधिकारी हैं और जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी एक बैठक बुलाकर, वनवासी जो हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी बैठक बुलाकर उनके माध्यम से अच्छे काम करने वाले कर्मठ लोगों को निकालना और एक टीम बनाना, और उस टीम के माध्यम से मैं गांव-गांव तक पहुंचूंगा, ऐसा मैंने लक्ष्य रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने कलसिंह भाबर साहब को सुना, अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, बीजेपी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ट्रेन में चाय बेचते बेचते नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता बन गए, और कलसिंह भाबर जी ने भी ट्रेन में दातून और पानी बेचा है। अब उनका शिखर कहाँ जाके रुकता है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।